बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? अपनी इबादतों में, अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिए। अल्लाह पाक इस मुबारक महीने में हम सब की परेशानियां दूर करे। सारा साल हमें कोई मुश्किल, कोई परेशानी ना हो और खूब झोली भर भर के दुआएं मांगे अपने लिए भी और मेरे लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नावल। आज का नावल है झिलमिल करती बहार। ईद बेस्ड ये नावल है। ये लिखा है कमर अशोक, जो कि कमरोश शहक और कमरोश शहक अशोक के नाम से नावल्स डाइजेस्ट में लिखती हैं। ये इनका आया था अक्टूबर के शुमारे में, रिदा के शुमारे में, अक्टूबर के रिदा के शुमारे में आया था। ईद बेस्ड ये नावल है। टीचर स्टूडेंट कज़न बेस्ड निकाह हुआ होता है और उसी पे है ये थीम जो है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झिलमिल करती बहार बहुत शॉर्ट नावल है। गुड मॉर्निंग सर। क्लास में मौजूद तमाम स्टूडेंट अपने नए सर सिकंदर जैदी की ताज़ीम में खड़े हुए थे। गुड मॉर्निंग एंड सिट डाउन। सब बैठ चुके थे सिवाय इसके जो सर सिकंदर जैदी को देखते ही सकते की कैफियत में खड़ी की खड़ी रह गई थी, जबकि सिकंदर जैदी रजिस्टर खोले स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस करना शुरू कर चुके थे। मुस्कान की बच्ची खड़ी क्यों है, बैठ जा। उसके बराबर वाली सीट पर विराजमान इकरा ने उसका हाथ पकड़ के झटके से चेयर पर बिठाया। डांट खाने का इरादा है क्या? सुना है मिजाज के बहुत सख्त है, मिनटों में बेइज्जती करके रख देते हैं। उसने धीमे से उसके कान में सरगोशी की, जो कि अभी तक अपनी तमाम सुध-बुध खोए टिकटिकी बांधे उन्हें तके जा रही थी। क्या कुछ ना था उन ब्लैक चमकती आंखों में, ज़माने भर की हैरानगी दर हैरानगी। अपने इतराफ़ को फरामोश किए किसी दीवानी दासी की तरह बगैर पलके चपकाए देखे ही जा रही थी। मुस्कान फरहाद। क्लास की गंभीर खामोशी में यह नाम गूंजा था, मगर जवाब नदारद। मुस्कान फरहाद नाम दोबारा दोहराया गया, मगर अब की बार आवाज़ में बला की सख्ती थी, जिसने ना सिर्फ मुस्कान को चौंका दिया बल्कि बाकी के स्टूडेंट्स भी हैरत से मुस्कान को देखने लगे। प्रेजेंट आवाज़ में लर्जिश और कपकपाहट बहुत वाज़ेह नुमाया थी, जो सर सिकंदर जैदी ने बगौर नोट की। क्लासरूम में बैठने के लिए अपना दिलो दिमाग अपने तमाम असाब को हाजिर रखा कीजिए, बिलखुसूस मेरे पीरियड में ये गायब दिमागी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ओके। सख्त लबो लहजा निगाहों में बेपनाह तेज़ी ने मुस्कान की आंखों में नमी भर दी थी। सर सिकंदर जैदी उसके झुके सर को एक तेज निगाह डालते बाकी स्टूडेंट की तरफ बढ़े, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में तनबीह करने लगे और सख्ती से ये बात बावर करा दी कि उनके असूलों के खिलाफ कोई ना जाए। अपनी बेइज्जती के डर से सब स्टूडेंट्स ने बिला चूं चरा सर सिकंदर जैदी के असूलों को मानने में ही आफिया जानी। वो काउंटिंग की बुक खोल चुके थे। सबका ध्यान सिर्फ क्लासरूम में गूंजती इस भारी आवाज़ की सिमत था। सर सिकंदर जितनी अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं उतने ही रूड है। ज़रा भी उनके हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। इकरा ने उन पर अपना रिमार्क्स पास करना ज़रूरी समझा। बिल्कुल दुरुस्त कह रही है तू यार। अरे लड़कियाँ तो लड़के, यहाँ तो लड़के भी उनकी शानदार शख्सियत से मुतासिर दिखाई देते हैं। इकरा की तरह अंबर भी उनके सरापाए हुस्न में खोई हुई थी, जबकि पास ही बैठी मुस्कान उसकी सोचों के तमाम ताने बाने किसी और ही जहान में उलझे हुए थे। उसकी फ्रेंड्स क्या कह रही हैं, जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रही हो। दिलो दिमाग की तमाम सोचे कितने रेशम के उलझे हुए धागों में उलझे हुए थे। जामे के आसपास होते शोर से ज़्यादा उसके अंदर शोर था, जिसे लाख पीछा छुड़ाना चाहा भी तो नामुमकिन था। मुस्कान, इकरा और अंबर तीनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थी। मुस्कान मासूम सी शर्मीली, जिसकी हयावार निगाहें हमा वक्त झुकी रहती। इकरा और अंबर जैसी शौक और चंचल लड़कियों से उसकी खूब बनती थी। मुस्कान, खाना नहीं खाना आपको। ज़ोहरा बेगम उसके कमरे में दाखिल हुई। मुस्कान जो खुद में पूरी तरह मगन, सामने लगी दीवार पर सजी पेंटिंग में पूरी तरह गुमती। ज़ोहरा बेगम की ममता से चूर प्यार भरी सरजंश पर कदरे चौंक सी गई थी। जी जी मम्मी, आप कुछ कह रही हैं? बेटा मैंने आपसे पूछा खाना नहीं खाएंगी आप? ज़ोहरा बेगम ने जब ये बात नोट की, उसके ध्यान के सारे धागे कहीं और उलझे हुए हैं, तो चलती हुई वो उसके करीब आ बैठी और नरमी से उसके रेशमी सिल्की बालों को सहलाने लगी, जो उस वक्त बिखरे हुए थे। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है। मुस्कान ने उनकी फिक्रमंदी को देखते हुए जल्दी से खुद को संभाला था, मगर ज़ोहरा बेगम की फिक्रमंदी एक लाजमी अमर थी। क्यों जानू क्या बात है? मैं नोट कर रही हूँ जब से आप यूनिवर्सिटी से आई हो, कुछ उलझी किसी सोच में गुम हो। दोपहर में भी आपने कुछ नहीं लिया था। पहले मैं अपना वहम समझकर खामोश रही कि आप थकी हुई हैं, मगर अब लगता है कोई और बात है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है।
तो क्या आप अपनी मम्मी से शेयर नहीं करेंगी? उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके दोनों हाथों को थामा था। अरे मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ज़रा इकरा अंबर के साथ कैंटीन में कुछ ज़्यादा खा लिया था ना, इसलिए खाने को दिल नहीं चाहा। मुस्कान ने ज़ोहरा बेगम के चेहरे को प्यार से देखा, जहाँ उसके लिए ममता की चाशनी और फिक्रमंदी झलक रही थी। फिक्र कैसे नहीं करूँ, जानती हूँ मैं तुम्हें अच्छी तरह। आपके दिल की कोई बात जो आपको परेशान करती है, आप उसे किसी से भी शेयर नहीं करती हो, लेकिन मैं ये जानती हूँ ये शर्मीली सी बेटी आज नहीं तो कल मुझसे ज़रूर अपनी परेशानी शेयर करेगी। उन्होंने उसकी अर्कालूद पेशानी चूमी। मुस्कान ना चाहते हुए भी मुस्कुराई, बल्कि अपना सर झुका गई थी। ज़ोहरा बेगम मुस्कान को डाइनिंग हॉल में ले आई थी, जहाँ घर के बाकी मकीन पहले से मौजूद उनका इंतज़ार कर रहे थे। मुस्कान बेटा ने प्रॉब्लम फरा बता रही थी कि आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया। बेटा, अगर कोई मसला हो तो हमें बताइए। सिराज ने मुस्कान को जांचती निगाहों से तका था। नहीं बड़े पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मेरे सर में थोड़ा दर्द था। उससे बिरयानी की डिश सिराज की जानी बढ़ाई, जो उन्होंने थाम तो नहीं मगर अपनी प्लेट में निकाले बगैर साइड में रखी, क्योंकि खाने से ज़्यादा उन्हें अपनी ये भतीजी दिलो जान से अजीज़ थी। तो आपको डॉक्टर को बुलवाना चाहिए था फातिमा, आपको भी ख्याल नहीं आया? मुस्कान को उन्होंने अपने पास बैठी बेगम को सरजश की। मुस्कान उनका ऐसा अंदाज देखकर दिल भर के शर्मिंदा हुई। अब ऐसी भी क्या अल्लाह ताला की एक चेहरा ही तो है। वो उसके लिए खुद तो हुई परेशान और अपनी ज़ात से इतने चाहने वालों को भी फिक्रमंद कर दिया। सिराज, आई एम सॉरी, जाने मुझसे ये गलती कैसे सरजद होगी। दरअसल मैं मिसेस फाखरा के यहाँ चली गई थी उनकी आदत को, वरना ऐसी गुस्ताखी मुझसे नहीं होती। फातिमा भी अपनी गलती पर नादिम थी, जिससे मुस्कान को मज़ीद शर्मिंदगी की अता गहराई में ला पड़खा था। अरे बड़े पापा, फ़रा ने मुझे सरदर्द की गोली दूध के साथ दे दी थी, और मैंने ही फ़रा को बड़ी मम्मी को कुछ बताने से मना कर दिया था, क्योंकि मैं जानती हूँ बड़ी मम्मी मम्मी से ज़्यादा फिक्रमंद हो जाती है। मुस्कान ने फ़ौरन फातिमा बेगम का दिफा किया था, जिससे सराज के माथे पर पड़ी शिकनों में कुछ फ़र्क पड़ा था। उन्होंने फिर से मुस्कान को देखा। ऑल राइट, अब कैसा है आपका सर का दर्द? मुस्कान दिल दिल में शुक्र अदा कर रही थी कि वो जानती थी कि उसके पापा जिस कदर ठंडे और मुलायम मिजाज के हैं, बड़े पापा उतने ही गुस्से के तेज़ और गर्म मिजाज रखते हैं। ये तो मुस्कान थी जिसके आगे जाने उनका जाहो जलाल कहाँ गायब हो जाता था। बल्कि यूँ समझिए कि मुस्कान से बात करते वक्त किसी को यकीन ही नहीं होता कि ये वही सराज जैदी हैं जो अपने सर्कल में नहायत रोबदार और रूड मशहूर हैं। अब बिल्कुल ठीक है। उसने सलाद की प्लेट में से एक ठंडा खीरा उठाकर खाने लगी। वो पुरसुकून हो गई थी कि सिराज ने उससे ज़्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं किए। अरे पापा, कुछ नहीं हुआ, इन्हें ये सब बहाना है प्यार समेटने का। जुनैद उसे चिढ़ाने के लिए कहा था, मगर उल्टा उसको ही डांट पड़ गई थी, जिस पर वो मुंह बना के रह गया, जबकि मुस्कान उसको मज़ीद तपाने के लिए मुस्कुरा दी, जिस पे वो उसे घूर कर रह गया। मुस्कान की बच्ची इकरा उसे किसी बात पर हाथ में पकड़ी हल्की फुल्की सी बुक मार रही थी, और उसी स्नाम में वो पीछे हटी के किसी के मजबूत और कुशादा सीने से जा टकराई थी। उसे तो कुछ नहीं हुआ, मगर मुस्कान के नाजुक शाने में दर्द की हल्की सी टीस ज़रूर उठी, और जब पलकों की बाढ़ बमुश्किल उठी तो सारे जिस्म का खून अपने सुर्खों सफ़ेद चेहरे पर महसूस हुआ था। सो सॉरी। घबराहट में लफ्ज़ भी साथ ना रहे, बल्कि ऐसा लग रहा जैसे वो बर्फ़ की हो गई हो। जहाँ तक मुझे मालूम है, ये आप तीनों का मैथमेटिक्स का पीरियड है। सर सिकंदर ने बारी बारी तीनों को देखा था। यस सर। सर सिकंदर को देखकर इकरा की हवाइयाँ उड़ने लगी। बमुश्किल वो भी दो लफ्ज़ अदा कर पाई, जबकि अंबर उसकी तो ज़बानी तालू से जा चिपकी थी। तो इस छोटे से तो का मतलब वो तीनों बखूबी समझती थी। वो एक्चुअली सर, अंबर के सर में शदीद दर्द हो रहा है। इकरा को जल्दी से यही बहाना सूझा था, जिस पर अंबर ने बुरी तरह उसे घूरा था, जबकि मुस्कान तो वहाँ ऐसे खड़ी थी जैसे वो उस सब मंज़र से बिल्कुल अलग है। तो आप दोनों अंबर की तीमारदारी के लिए उनके पास मौजूद है। ज़िंदगी में अगर वो शर्मिंदा हुई होंगी तो उस वक्त वो इस शख्सियत के आगे, जिसकी नज़रों में अपना एक ख़ास इमेज बनाने के लिए वो अपना काम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करती थी। कुछ नहीं सूझ रहा था कि इस पल अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए वो क्या करें। ऑल राइट, कल मैं खुद आप तीनों का इस सब्जेक्ट का टेस्ट लूँगा जो आज आपने छोड़ा है। मैं भी तो ज़रा देखूं कि आप तीनों कितनी काबिल हो गई हैं कि पीरियड लेना ज़रूरी नहीं समझती। उन्होंने एक गलत निगाह मुस्कान के झुके सर पर डाली, जो मज़ीद सजदारेज होगी। सिकंदर के जाने के बाद दोनों ने गहरी पुरसुकून सांस खारिज की थी, जबकि वही खड़ी मुस्कान उसके दिल की धड़कन जो थमी हुई थी उसे बहाल होती हुई महसूस हुई थी। इकरा की बच्ची, तुझे मैं ही मिली थी, हालांकि सारा कसूर तेरा था। बड़े मज़े से कहा था ना।
आज पीरियड लेने का दिल नहीं चाह रहा, लिहाजा मिस करते और मज़े लेते हैं। अब कल देखना सर सिकंदर कैसे हमें मज़े कराते हैं। सर सिकंदर के जाने के बाद अंबर ने इकरा की खूब क्लास ली। मुझे तो अभी से डर लग रहा है। तो इसमें डरने वाली क्या बात है, हमें तो सब आता है। उसने अपना शाना सहलाया था। जवाब जो जहाँ अंबर ने बड़ी ज़ोर से बुक मारी थी। हाँ हाँ, डरने वाली क्या बात है भला, ये तो कल मालूम पड़ जाएगा। जाने वो पूरी बुक में से कौन सा सवाल पूछ लें या करने को दे दे। फिर पूछूंगी तुझसे, इसमें डरने वाली क्या बात है। अंबर ने बड़े भरपूर अंदाज में उसकी नकल उतारी थी। अंबर कहे तो ठीक रही है। चल एक काम करते हैं, कैंटीन चलते हैं, वहाँ गर्मा गर्म समोसों के साथ इस मसले का भी हल निकाल लेते हैं। इकरा भी अपने नाम की एक ढीठ थी। अंबर ने उसे सिर्फ घूरने पर इत्तेफाक किया था क्योंकि इकरा का कोई इलाज नहीं था। मुस्कान, तू क्या कहती है? अब कि उन दोनों का रुख मुस्कान की जानिब था, जो कि किसी बहुत ही गहरी सोच में गलता थी। क्या ख्याल है, छुट्टी ना कर लें, एक दिन से कुछ नहीं होता। मुस्कान अंदर से जिस कदर डरी और सहमी हुई थी ये सिर्फ वही जानती थी, मगर ऊपर से खुद को हद दर्जा मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी। मगर उसकी बात पर दोनों इस तरह उछल पड़ी थी जैसे ज़मीन पर किसने 1000 वॉलेट का करंट छोड़ दिया हो। वेरी गुड मुस्कान, यू आर सो जीनियस, क्या शानदार मशवरे से नवाजा है आपने। तेरे इस मशवरे से साबित हुआ कि सर सिकंदर से तुझे अपनी बेइज्जती कराने में बहुत मज़ा आता है। अंबर का अंदाज नहायत पुरसुकून था, मगर बातें तंजिया। मोहतरमा मुस्कान साहिबा, ये सर खान नहीं जो पट जाएं, ये सर सिकंदर है, नहायत ही सख्त रख्त। और क्या तू अपनी फर्स्ट क्लास भूल गई, जब पूरी क्लास के सामने तुझे डांटा था? ना बाबा ना, सर सिकंदर से कुछ बईद नहीं, क्या पता वो हमें अब की बार पूरी जामिया के सामने बेइज्जत कर दें। उनका क्या भरोसा। मुस्कान को अपना वो पहला दिन याद आ गया जो अब तक नहीं भूली थी। वो इन्हीं सोचों में गुम रहती कि अंबर की बारीक आवाज़ एक बार फिर उसके कानों में गूंजी। फिलहाल तो इकनॉमिक्स का पीरियड लेते हैं, बाद में इस मसले पर डिस्कस करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मोहतरम सर सिकंदर ज़्यादा की बादे बहारी एक बार फिर नाजिल हो जाए और फिर कल इस टफ सब्जेक्ट का टेस्ट लेने का भी हुक्म सादर कर दे। वो मुस्कान और इकरा को मुस्कुराती हुई देखने लगी और फिर तीनों का रुख क्लास की सिम था। ओके पापा, इजाज़त है। जुनैद ने सिराज की तरफ इजाज़त तलब नज़रों से देखा, जो आज हांगकांग 2 दिन की बिजनेस मीटिंग में जा रहा था। ओके माई सन, मगर अपने पहुंचने की इत्तला ज़रूर देना। सिराज ने खुशदिली से उसे गले लगाया था। जुनैद भाई, मेरे लिए ढेर सारी परफ्यूम ज़रूर लाइएगा। फराह ने हर बार की तरह फिर याद दहानी कराई थी। ऑल राइट बहना, मुझे याद है। उसने फराह के सर पर हल्की सी चपत लगाई। और आपके लिए क्या लाऊं? अब उसका इशारा मुस्कान के सिम था, जो मुस्कुराती हुई नहायत दिलकश लग रही थी। जी कुछ नहीं। अरे वो क्यों? जुनैद ने हैरानगी से तका था। वो जानता था कि हर लड़की की तरह उसे भी शॉपिंग का क्रेज़ है। ये अलग बात है कि वो फरा की तरह पटर पटर बोलती नहीं। अपनी फरमाइशी लिस्ट उसके हाथ में नहीं थमाती थी और इसकी इस शर्मीली अदा से वो बखूबी वाकिफ़ था। भाई हम जानते हैं कि हमारी बेटी नहायत शर्मीली है, इसलिए ज़बान से कुछ नहीं कहेगी, इसलिए तुम हमारी तरफ से मुस्कान बेटी के लिए ढेर सारी शॉपिंग करना। सिराज ने अलावा से उसके सर पर शफकत से हाथ धरा था। आई नो पापा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। जुनैद ने मुस्कुराकर उसे देखा, जिसकी घनेरी स्याह पलकों की बाढ़ झुकी हुई थी। ओके, अब मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। सब पर बारी बारी अलविदाई निगाह डालता हुआ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया था। मुस्कान अपनी ही धुन में अपने कमरे में जा रही थी कि फर्श पर पड़ी किसी शय से बुरी तरह टकराई थी। उसकी दर्द भरी चीख पूरे हॉल में गूंजी थी। क्या हुआ? फरा के साथ फातिमा बेगम और जोहरा बेगम भी किचन छोड़े उसकी सिमत भागी थी, जो नीचे फर्श पर बैठी पाँव पकड़े रो रही थी। चेहरा तकलीफ और दर्द से बिल्कुल अनारी हो रहा था। मोच आ गई है, शायद ना चाहते हुए भी। उसकी ब्लैक चमकती आंखों से चंद मोती रुखसार की जीनत बने थे। जोहरा बेगम ने तो दिल पर हाथ रख लिया था। उनकी इकलौती बेटी की आंखों में आंसू, वो तो उसकी इन खूबसूरत आंखों में नमी देखने की रवादाना थी। कजा इतने बहते कहाँ बर्दाश्त कर पाती। मुस्कान, क्या हुआ? मेरी बच्ची ज़्यादा लग गई? रुको, डॉक्टर को बुलाती हूँ। जोहरा बेगम ने दीवानों की तरह उसके पैरों को देखा और फिर परेशानी से उठने लगी। फरा ने ही फिर उन्हें तसल्ली दी थी। चची जान, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ज़रा हल्की सी मोच है। मुस्कान भी अपनी तकलीफ़ को अपनी इस माँ के लिए फरामोश कर बैठी, जो उसकी मामूली सी तकलीफ़ पर भी होल सी जाती थी। मुस्कान ने भी अपनी शंगरफी होंठों पर उनकी खातिर मुस्कुराहट सजाई। फिर इन तीनों के सहारे ही वो अपने रूम में आई थी और इस दौरान फातिमा बेगम डॉक्टर को फ़ोन कर चुकी थी। डॉक्टर मुस्कान को देखकर जा चुका था और बेड रेस्ट बताया था। मुस्कान की बच्ची आ जा रही है। 3 दिन बाद वजह से जामिया में दाखिल हुई थी। इकरा अंबर ने उसे जा लिया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर तुम लोगों को तो इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि भूले से मुझे कॉल ही कर लो। इकरा अंबर की खफगी को नजरअंदाज की वो नाराज़ी से बोली थी। अच्छा तो मोहतरमा मुस्कान फरहाज की तबीयत ख़राब हो गई थी। टेस्ट का सुनते ही इकरा का अंदाज 100% चिढ़ाने वाला था, मगर मुस्कान जो अपनी पैर की मोच में सर सिकंदर का टेस्ट अक्सर भूल चुकी थी, मगर अब इन दोनों की ज़बानी जब टेस्ट का पता चला तो अपनी हालत डूबती हुई महसूस हुई थी। दोनों की
दोनों हाथ की नाजुक उंगलियों को एक दूसरे में सख्ती से पेवस्त किए वो किसी और ही जहां में खोई हुई थी। इकरा और अंबर ने बगौर उसे देखा और उन्हें उसकी हालत तशवीश में मुब्तला कर रही थी। दोनों सब कुछ भूले मुस्कान की फिक्र में लग गई थी। अरे मुस्कान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इकरा ने उसका नाजुक शाना हिलाया, जिस पर वो चौंक कर खाली नज़रों से उसे देखने लगी। मुस्कान, उसमें इतना वहशत ज़दा होने की क्या बात है? नहीं आई तो कोई बात नहीं, तुम सर सिकंदर से एक्सक्यूज़ कर लेना। अंबर ने प्यार से उसकी अरकलूद पेशानी अपने रुमाल से साफ की थी, मगर अब भी मुस्कान की पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। परेशान होने की बारी उन दोनों की थी। क्या ज़रूरत थी उन दोनों को भी अचानक यूँ शौक पहुँचाने की? मुस्कान, आई एम सॉरी यार, हमें तुम्हें यूँ इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए था। मुस्कान उन दोनों को इस तरह देखते फ़ौरन संभली तो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर से जाली। नहीं यार, कोई बात नहीं, असल में मैं कुछ और सोच रही थी। खैर छोड़ो, आओ क्लास में चलते हैं। मुस्कान का लबो लहजा उसके अंदाज का बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, जो कि उन दोनों ने बगौर नोट भी किया था, मगर वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड्स थी। उसके आगे उसके ना आने की वजह मालूम करके ही दम ली, और जब वजह पता चली तो दोनों को ना सिर्फ दुख हुआ बल्कि अफसोस भी बहुत हुआ। उसकी सुने बगैर अपनी ही कही जिसकी दोनों ने माजरत भी की। पागल हो गई हो तुम दोनों, और कुछ नहीं। मुस्कान अब के दिल से मुस्कुराई थी और अपनी सोचों को पीछे धकेले उनके साथ बातों में लग गई थी। सर सिकंदर क्लासरूम में तमाम स्टूडेंट्स को कुछ सवालात समझा रहे थे और साथ कुछ पॉइंट्स पर लेक्चर भी नोट करवा रहे थे, जो तमाम स्टूडेंट्स रजिस्टर में कलमबंद कर रहे थे। भारी रौबदार आवाज़ क्लासरूम में क्लासरूम की उस गंभीर खामोशी को चीर रही थी। वाइट कलफ लगे कुर्ते शलवार में उस पर पेशावरी चप्पल पहने हुए पीछा जाने वाली शख्सियत की मानद खूबसूरत लग रहे थे। ज़हीन और फतीन आंखों को आई ग्लासेस में छुपाए उनकी निगाह बुक के अलावा तमाम स्टूडेंट्स पर भी पढ़ रही थी, मगर इन सब स्टूडेंट्स में बैठी वो उनके लेक्चर को सुनने के बजाय उनके हर अंदाज में गुम थी। मुस्कान फरहाज लेक्चर देते हुए उनकी निगाह खुद में पूरी तरह मनहमिक मुस्कान पर टिक गई थी, मगर सर सिकंदर की ये नाम की पुकार उसका तसलसल न तोड़ सकी। जब भी बास बैठी अंबर ने उसे टोका था, मुस्कान बुरी तरह गड़बड़ा के रह गई और अंबर के इशारे पर सर सिकंदर को देखने लगी। जब बुक बंद किए सीने पर हाथ बांधे मुस्कान को ही देख रहे थे। कहाँ हैं आप? गंभीर लहजे में किया गया सवाल उसकी आसान खता कर गया था। मैंने कुछ समझाया है, वो लिखा आपने? रजिस्टर लाइए इधर। उसकी गैर होती हालत की परवाह किए बगैर उन्होंने हुक्म सादर कर दिया था। जी। वो घबराहट और हिचकिचाहट में उसके हाथ से गोल्डन पेन ज़मीन पर सर सिकंदर के कदमों के पास आ गिरा। उन्होंने तेज़ नज़रों से उसे देखा और पेन उठाकर उसके चेयर के पास आकर रुके और फिर खुद ही हाथ बढ़ाकर उसका रजिस्टर उठा लिया, जहाँ कोरा कागज़ उनका मुँह चढ़ा रहा था। खड़ी हो जाइए। भारी लहजा उसके रोंगटे खड़े कर गया। कामती टांगों से वो निगाह झुकाए सर झुकाए खड़ी हो गई। क्या है ये? सर सिकंदर ने रजिस्टर उसके सामने किया। कल अगर मैं आपसे इसका टेस्ट मांगूंगा तो आप क्लास से 2-3 दिन तक गायब हो जाएंगे। मुस्कान फरहाज, पढ़ाई में अगर आपका दिलो दिमाग नहीं है तो घर बैठिए। यूँ अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। गोया वो उसके कानों में गर्म शीशा उंडेल रहे थे। क्लास का हर स्टूडेंट बगैर कुछ चूं किए सर सिकंदर की बारूक सी डांट सुन रहा था, और मुस्कान उसकी तो वो हालत थी कि काटो तो बदन में खून नहीं, ज़ुबान तो जैसे तालू से जा चिपकी थी, जैसे ज़िंदगी भर कुछ ना बोलने की कसम खा ली। और मुस्कान की उसी चुप ने सर सिकंदर को तैश दिलाया था। गेट आउट। सर सिकंदर का कहना था कि वो इधर उधर देखे बगैर अपनी किताबें उठा के रोती हुई क्लासरूम से निकली थी। सर सिकंदर उसकी पुश्त को एक नज़र घूरते हुए दोबारा पढ़ाई की जाने मतवज्जा हुए थे। गमो गुस्से में आज उससे कोई भी पीरियड अटेंड नहीं किया। इकरा अंबर ज़बरदस्ती उसे कैंटीन ले आई थी। तीनों कोल्ड ड्रिंक पी रही थी कि इकरा की निगाह सामने से आते सर सिकंदर और सर जाफरी पर पड़ी, जो किसी बात पर कहका लगाते अंदर दाखिल हुए थे। आज तो हमारी कैंटीन के भाग ही जा गए हैं। इकरा ने अंबर के कान में से गोशी की। अंबर जब इसका मतलब नहीं समझी तो उसने इशारा अपने सामने वाली टेबल की सिमत किया, जहाँ वो दोनों विराजमान थे। इकरा के साथ साथ अंबर की हैरत भी दो चंद थी, क्योंकि आज तक सर सिकंदर को इतने खुशगवार मूड में नहीं देखा था। ए मुस्कान, जल्दी से अपने सामने देख। अंबर अपनी कोल्ड ड्रिंक छोड़े मुस्कान को बोली, जो जब से बैठी थी बदसतूर गर्दन झुकाए मेज़ पर अपनी मखरूती उंगलियों से आड़ी तिरछी लकीरें खींच रही थी। अंबर के इस तरह टोकने पर उसने अपनी झुकी गिनेरी स्याह पल के ऊपर उठाई। सामने के उस मंजर ने उसका दिल बुरी तरह धड़का दिया था। जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पर छलकने लगा था। उसके बिल्कुल सामने सर सिकंदर बैठे कोल्ड ड्रिंक के छोटे छोटे सिप ले रहे थे। चलो इकरा, चले यहाँ से। उसके लबो लहजे में ही नहीं, अंदाज में भी वाज़ेह कपकपाहट थी, जो दोनों ने नोट की और ऐसा महसूस किया कि अगर वो लोग यहाँ से जल्द अज जल्द नहीं जाएंगे तो मुस्कान कहीं बेहोश ही ना हो जाए। सामने बैठे सर सिकंदर ने नहायत गहराई से उसे देखा था। भले वो गुफ्तगू सर जाफरी से कर रहे हो, मगर ध्यान के सारे धागे उसी एक मंजर से जुड़े थे, जिसकी सुर्ख सूजी हुई आंखें उस बात की गमाजी कर रही थी कि वो जब से रोती ही रही। उसकी एक एक हरकत पर उनकी निगाह थी, जो अब वहाँ से जा चुकी थी। मुस्कान, आपको सर सिकंदर ने स्टाफ रूम में बुलाया है। उसकी क्लास वालों ने उसे इत्तला दी, जो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। मुझे वो बुरी तरह चौंक कर इकरा को तकने लगी। यही हाल इकरा और अंबर का भी था।
इकरा तो मेरे साथ चलो। उससे अपना नाजुक लरसता हाथ इकरा के हाथ पर रखा। लेकिन मुस्कान, उन्होंने तुम्हें बुलाया है, अगर हम साथ जाएंगे तो सर सिकंदर का कुछ भरोसा नहीं, वहीं खड़े खड़े बेइज्जती कर देंगे। इकरा तो वैसे भी उनकी बारोब शख्सियत से डरती थी, मजबूरन उसे अकेला ही जाना पड़ा। मैं आई कम इन सर, वो दरवाज़ा खोले अंदर आने की इजाज़त मांग रही थी। लहजे की कपकपाहटों लड़खड़ाहट बात से झलक रही थी, जिस पर से सर सिकंदर के गुदाज गुलाबी लबों पर तबस्सुम सा बिखर गया, मगर वो चेहरा नीचे किताब पर झुके होने की वजह से मुस्कान ना देख पाई। यस कम इन भारी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी थी, जिसे पाके वो अंदर दाखिल हुई। काफ़ी देर तक खामोशी का राज रहा था। फिर आखिर मुस्कान को इस गंभीर खामोशी को तोड़ना पड़ा, क्योंकि सर सिकंदर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे यहाँ बुला के भूल ही गए। बहुत सी हिम्मत खुद में उसने मुजतम्मा की अपनी लरसती कांपती पल के ऊपर ऊपर की सिमत उठाई तो दिल इतनी शिद्दत से धड़का था कि ऐसा लगा पसलियों की मजबूत दीवारें फाड़ के बाहर ही आ जाएगा, क्योंकि वो जाने कब से बगौर उसे ही देख रहे थे। उसकी सारी हिम्मत, सारा एतमाद मिट्टी के तोदे की तरह ढह गया। लेकिन ही लगे थे उसे निगाह उठाए कि निगाह समेत गर्दन भी झुक गई। ब्लू प्लेन जॉर्जेट के सूट में मलबूस निचला लब दांतों से पूरी तरह कुचलती, उंगलियों को आपस में बेदर्दी से मरोड़ती, वो नाजुक अंदाम से लड़की दिल के ऐवानों पर कब्जा करने लगी थी। मगर बहुत जल्द उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उनकी गर्म पुरतपिश लो देती निगाहें उसे सहमार रही हैं, उसका एतमाद खो रही हैं, और इससे पहले कोई अनहोनी हो उन्होंने खुद ही पहल कर दी थी। जी तो मुस्कान, कल आपने कोई भी पीरियड अटेंड नहीं किया, वजह जान सकता हूँ? उनके नॉर्मल लबो लहजे पर मुस्कान का एतमाद धीरे धीरे बहाल होने लगा। उसका रहा सा एतमाद भी शर्म हया की भारी सी चादर में लिपटा रहता था, कि मुकाबिल यही समझता कि उसमें एतमाद की हर दर्जा कमी है। जी वो आगे अल्फाज उसका साथ ही नहीं दे रहे थे, ज़ुबान तो जैसे तालू से चिपकी जा रही थी। एनीवेज जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर सर सिकंदर ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। मुस्कान ने हौले से झुकी गर्दन इस बात में हौले से हिला दी, यूँ में गो ना वो जाने के लिए पलटी थी। मुस्कान, गंभीर लहजे में दोबारा पुकारा गया था, मगर के उस पुकार में नरमी थी, जिसे महसूस करके वो रुख मोड़ गई थी और ना चाहते हुए भी सवालिया निगाह ऊपर उठाई। आपका रजिस्टर एंड पेन, उन्होंने वो दोनों चीज़ें उसकी जानिब बढ़ाई जो वो कल क्लासरूम में ही भूल गई थी। वो उसे लेने को आगे झुकी थी। पैर कैसा है अब तुम्हारा? सर सिकंदर की तरफ से किए गए सवाल पर वो भौचका होकर रह गई थी और इन दिलकश आंखों में झांकने लगी, जहाँ उसके लिए प्यार का, मोहब्बत का एक जहान बात है। वो यकटुक बस इन निगाहों में ही झांकने लगी थी, और उसकी ये हरकत बिल्कुल गैर इरादी थी। वो खुद नहीं जानती थी कि अनजाने में वो क्या गलती कर बैठी है। क्या बात है, इन निगाहों में डूबने का इरादा है या डुबोने का? शौक लबो लहजे में किया गया ये जुमला मुस्कान को बुरी तरह गड़बड़ा गया था। मुस्कान उसके लहजे को देखते हुए अब के बगैर सर सिकंदर की परवाह किए अपनी चीज़ें लेती तेज़ी से बाहर की सिमत भागी थी। मुस्कान के इस फरार पर सर सिकंदर के नाबी लबों की तराश में मुस्कुराहट खिल उठी थी। काही मेहंदी शीशों की चमक 2 गुना हो गई थी। इन्हें कैसे पता चला मेरे पैर की मोच का? वो हैरानगी से सोचती हुई आगे बढ़ी थी, मगर उसकी सोच का कोई सिरा हाथ नहीं लगा था। जैसे ही उसने रजिस्टर खोला, कोरे कागज़ पर गोल्डन पेन से लिखी ये नज़म उसकी आंखों में सितारे भर गई थी। शंगरफी गुलाबी लबों पर आप या मुस्कुराहट रेंग गई। मखरूती उंगलियां इन चमकते गोल्डन लफ्ज़ों पर चलने लगी थी और नज़्म के नीचे नीचे लिखे गए हदीद नाम पर आकर ठहरी थी। मम्मी अब कैसे फील कर रही हैं आप? फातिमा बेगम के नज़दीक बैठा था। चंदा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जो आप मेरी नज़रों के सामने रहे तो, फातिमा बेगम ने लाड से कहा था, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर दुख और गम का एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। वो भी क्या कर सकता था? अगर उसके इख्तियार में होता तो वह ज़रूर सोचता, मगर ये घर छोड़ने का हुक्म भी तो उसके अजीज़ जान पापा का था। मगर फातिमा बेगम की नासाज तबीयत के बारे में सुना तो वो खुद को रोक नहीं पाया और दौड़ा चला आया था। ओ मम्मी, आप जानती तो है। हदीद ने फातिमा का सर्द हाथ थामा था। हदीद बेटा, छोड़ दो ना ये जिद। आप दोनों बाप बेटे की इस बेजा जिद में एक ममता से भरी माँ का क्या कसूर जो वो ये तकलीफ़ व दर्द सही? उनकी आंखों से अश्क बह निकले थे। हदीद की दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और कैसे करती? आखिर को इस घर का बड़ा बेटा था। मम्मी प्लीज़ आप रोइए ना, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। उसका दिल अपनी माँ के बहते आंसुओं पर कट कर रह गया और अपनी मजबूत उंगलियों के पोरों से उनके कीमती आंसू साफ किए थे। तो फिर आप वादा करें, आप ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहे? उन्होंने उसका मजबूत हाथ अपने कमज़ोर गर्म हाथों में पकड़ा था। फातिमा बेगम के लहजे में आंसू उम्मीद ने उसके मजबूत कदमों को लड़खड़ा दिया था, जो वो अगर कुछ देर और रुकता तो यकीनन उसके लिए फैसला करना मुश्किल हो जाता। इसलिए बगैर उनको जवाब दिए एक दुख भरी निगाह से उन्हें देखा और फिर रुका नहीं। मुस्कान, चल जल्दी खड़ी हो, भैया आए हैं। मुस्कान अपने कमरे में बैठी रजिस्टर थामे थी कि फ़रा आई और झपटे के अंदाज में रजिस्टर उसके हाथ से लिया और एक साइड पर
रखा और उसे साथ लिए चलती रही बगैर उसकी कुछ सुने कि वो क्या कह रही है। भैया ये बहुत गलत बात है कि एक तो आप इतने दिनों बाद आए और हमसे मिले बगैर जा रहे हैं। फरा गेट से बाहर उस रेड मर्सिडीज़ के पास आकर रुकी जिसे हदीद बस स्टार्ट करने वाले थे। इसलिए आपकी ये सज़ा है कि आप हमें आइसक्रीम खिला रहे हैं। ओके बाबा ओके, बैठो। उन्होंने अपनी प्यारी सी बहन की छोटी सी फरमाइश रद्द ना की और फ्रंट डोर खोला, जहां मुस्कान को इससे जल्दी से बिठा और खुद पीछे की सीट पर जा बैठी। भैया आप घर वापस आ जाइए ना, फरा आगे होकर बोली। फरा, हदीद ने धीरे से उसे तनबीह की, जिस पर वो खामोशी से मुंह फुलाकर बैक सीट से टेक लगा बैठी। हदीद ने उसका फूला चेहरा देखा तो आहिस्तगी से मुस्कुरा दिया। इतने दिन बाद अपने भैया से मिली हो और वो भी मुंह फुला के बैठी हो, कुछ बोलोगी नहीं? तो आप मेरी बात कहाँ मान रहे हैं? अच्छा छोड़ो इस टॉपिक को, ये बताओ इन मोहतरमा को क्या हुआ है? क्या घर में डांट पड़ी है? इशारा अपने बराबर की सीट पर बैठी मुस्कान के सिमटा जो जब से सर झुकाए अपने नाखून पर लगी क्यूटेक्स हटाने की कोशिश कर रही थी। आपको तो मालूम है ये मोहतरमा कितनी शर्मीली और डरपोक वाक़या हुई है, इसलिए आपके साथ आने पर डर रही हैं। फरा हंस के बोली, जबकि मुस्कान फरा के इस जवाब पर पेचोताप खाकर रह गई थी। इसका अंदाज़ा तो मुझे है। हदीद ने उस नाजुक सहमी हुई लड़की को गहरी नज़रों से देखा। धानी जॉर्जेट की ओपन शर्ट, मैरून फ्लैपर जिस पर धानी रेशमी धागों से कढ़ाई हुई थी, मैरून दुपट्टे को सिल्के से ओढ़े हुए ज़माने भर से जैसे डरी हुई लग रही थी। उसका यही अंदाज हदीद को दीवाना करता था। चलो भैया आ गया स्नोपी बार, नीचे उतरो। वो चाबी को इग्निशन से निकाल रहा था कि मुस्कान की मध्यम सरगोशी कानों में पड़ी, जो फरा से नीचे उतरने को मना कर रही थी। मगर क्यों मुस्कान फरा उसकी तरफ झुकी? वो ये इशारा अपने नाजुक पैरों के सिमट किया। दोनों उसका इशारा पाके वहाँ देखने लगे तो हदीद का भरपूर कहका गाड़ी में गूंजा। फरा, तुम उसे बगैर स्लीपर के ही उठा लाई। हदीद ने उसके गोरे गोरे पैरों को देखा जो कि शर्मिंदगी के मारे फ्लैपर के अंदर कर चुकी थी। ओ आई एम सो सॉरी मुस्कान, असल में भैया के आने की इतनी खुशी हुई कि तुम्हें ऐसे ही उठा लाई हूँ और शायद तुम मुझसे यही बात कर रही थी घर पर, जो मैंने अनजाने में नज़रअंदाज कर दी। फरा को अपनी गलती पर बहुत पेशेमानी हो रही थी। मुस्कान को भी महसूस हुआ कि वो शर्मिंदा है, तो मज़ीद कुछ नहीं बोली। कोई बात नहीं, आप दोनों जाए, मैं यही ठीक हूँ। तुम्हारे बगैर तो ये सफ़र बहुत मुश्किल है। हदीद ने नहायत धीमे से ये ज़ुबानी लहजा जुमला अदा किया था जिस पर मुस्कान उसे तकती चली गई थी। आई ग्लासेस के पीछे से झांकती इनका ही मेहंदी आंखों की चमक में मज़ीद इजाफा हो गया था। नाभि लबों पर जानदान मुस्कुराहट रेंग रही थी और उनकी वजह थी मुस्कान की इस तरह देखने पर हदीद ने उसके चेहरे के आगे हाथ लहराया, जबकि पीछे बैठी फरा हल्के से मुस्कुरा दी थी। मुस्कान को अपनी इस बेखुद हरकत पर टूट कर शर्माई जिस्म का सारा खून जैसे चेहरे से छलकने लगा हो। हदीद का उस पल जी चाहा के ज़माने भर से छुपा के उसे अपने दिल में रख ले कि दुनिया वालों की बुरी नज़र ना लगे उसे। भैया अगर आप मुस्कान को जी भर के देख चुके हो तो हम किसी काम से आए थे। फरा ने प्यार भरी संजश की। हदीद ने चौंक कर उसे देखा और एक हल्की सी चपत उसके सर पर लगाता गाड़ी से निकल गया। मुस्कान सर झुकाए हौले से मुस्कुरा दी। उनका ये खुशगवार सफ़र 2 घंटे पर मुहित था। हदीद ने वापस उन्हें घर ड्रॉप कर दिया था। व्हाट, क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है यार? सर सिकंदर फ़ोन पर किसी से बात करे थे। उनका गुस्सा और जला देख के तो ऐसा लग रहा था कि उनके मिजाज के खिलाफ कोई बड़ी बात हुई है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। फ़ोन के उस पार जो भी था, सर सिकंदर को उसकी गुफ्तगू ने सरतापा सुलगा डाला था। तुम रहने दो, अब ये मेरा ज़ाती मामला है और इस मामले में से मैं अब खुद निपट लूँगा। वहाँ से फिर कुछ कहा गया था? नहीं यार, तुम मेरी फिक्र मत करो, और ऐसा तो मैं अपने जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। ओके अल्लाह हाफिज़। उन्होंने गुस्से में रिसीवर क्रेडिल पर जोर से पटका था। कुछ देर सोचने के बाद अपने मोबाइल से एक जाना पहचाना नंबर डायल किया। 1 बार 2 बार 3 बार वहाँ से लाइन काट दी गई तो उसका गुस्से से पारा हाई हो गया था। सामने रखी बेल बजाई, क्लर्क अंदर आया। हाँ नज़ीर, बी काम पार्ट 1 की मुस्कान फरहाज को बुला कर लाएँ। जी बेहतर सर। इतने अरसे में वो बहुत कुछ सोच चुका था, आगे का लाया अमल तैयार कर चुका था कि इतने में नज़ीर चला आया। सर वो आज जल्दी चली गई हैं। ओके आप जाएं। सर सिकंदर कल का शिद्दत से इंतज़ार करने लगे थे। मुस्कान को ड्राइवर कॉलेज के गेट के पास उतार कर चला गया था। वो अपनी धुन में चली जा रही थी कि रेड मर्सिडीज़ के टायर जोर से उसके पास चिड़चिड़ाए। वो डर कर 1-2 कदम के फासले पर हुई। अंदर देखा तो सर सिकंदर अपनी शानों शौकत से विराजमान उसी को देख रहे थे। मुस्कान जल्दी से गाड़ी में बैठो, हुक्मी अंदाज में कहा गया और साथ ही फ्रंट डोर भी खोला था। मुस्कान के तो 14 तबक रोशन हो गए। वो डरी सहमी सी अपने इतराब में देखने लगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, किसी और से नहीं, जल्दी आओ। अब के उनके आवाज़ में सख्ती थी, उसे की झलक नुमाया थी। मुस्कान को तो अपने रह से आसान भी ज़ाहिल होते महसूस हुए थे। सर सिकंदर को उसकी हालत का अंदाज़ा हो गया था जब ये खुद गाड़ी से निकले और उसका हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठाया और फ़ौरन से पेशतर गाड़ी नए रास्तों पर गामजन कर दी।
आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुस्कान ने डर डर कर उनकी तरफ देखा। ब्लैक जींस पर स्काई ब्लू शर्ट पहने, निगाहों में हद दर्जा गुस्सा भरे वो विंड स्क्रीन को घूर रहे थे। नाबिल को इतनी सख्ती से भींचा हुआ था कि जैसे कभी ना बोलने की कसम खा रखी हो। चेहरा शिद्दत गम से सुर्ख हो रहा था। वो हर रोज़ की बनिस्बत आज बिल्कुल मुख्तलिफ लगे। उनके अंदाज ने उसे किसी अनहोनी का पता दिया था। छठी हिस्स जैसे बार बार कह रही थी कि कुछ गलत होने वाला है, और वो अपनी गहरी होती सोचों में और ना जाने कितना गलता रहती कि उनकी आवाज़ ने उसे बुरी तरह चौंका दिया था। नीचे उतरो। उसकी साइड का दरवाज़ा खोला। वो बजाय उन्हें देखने के उस जगह को देखने लगी जहाँ गाड़ी आकर रुकी थी। वो कोई शानदार सी कोठी थी। सर सिकंदर ने खुद ही उसका हाथ थामा और अंदर की सिमत बढ़ने लगे थे। वो कॉरिडोर से गुजर के लाउंज को पार करती इस बड़े से हसीन तरीन बेडरूम में आई थी जो शायद उनके ज़ेर इस्तेमाल था। उन्होंने उसका हाथ छोड़ा, दरवाज़ा लॉक किया। खटाक की आवाज़ पर उसने दरवाजे की सिमत देखा और फिर उन्हें जो उसकी तरफ आराम आराम से आ रहे थे। मुस्कान के हाथ में पकड़ी बुक्स ज़मीन बोस हो गईं जिन्हें उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था। घर में जो कुछ हो रहा है तुम्हें खबर है उसकी? जी, वो नासमझी में बोली थी, मगर वो समझे कि वो सब जानती ही है और उसकी इसी जी ने उन्हें भड़का दिया था। तो फिर अब आप ये भी बता दें कि आपका क्या फ़ैसला है, क्या चाहती हैं आप? मुस्कान की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो किस फैसले की बात कर रहे हैं, इसलिए खामोश रही। मुस्कान, तुम्हारी इस खामोशी से ज़ाहिर हो रहा है कि तुम वही करोगी जो तुम्हारे बड़े पापा कहेंगे। और क्यों नहीं करोगी? क्योंकि तुम शुरू से एक बुज़दिल और डरपोक लड़की हो जो अपने हक़ के लिए भी नहीं लड़ सकती। उन्होंने नहायत तेज़ नज़रों से उसे देखा था कि वो अंदर ही अंदर काँप कर रह गई थी। लेकिन याद रखो, मैं उनका ये फजूल फैसला कभी नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हें छोड़ने का मतलब है जिस्म से रूह का अलग होना। मगर मैं ये भी जानता हूँ कि अगर पापा तुमसे डिवोर्स पेपर साइन करवाएंगे तो तुम यकीनन कर दोगी, क्योंकि तुम ठहरी एक अहमक व बेवकूफ़। लेकिन तुम्हारी इस बेवकूफ़ी में मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा और ना तुम्हें ये करने दूंगा। वो अपने से जुदा ना करने का मेरे पास सिर्फ ये आखिरी तरीका है। उसे दोनों बाजुओं से थामे उसे अपने से इतने करीब तर कर लिया था कि उनकी गर्म सांसें मुस्कान का चेहरा झुलसा रही थी। हदीद छोड़िए, वो उसकी मजबूत पनाहों में बुरी तरह मचलने लगी थी। ब्लैक शीशों में एक समंदर उमड़ आया था। सिकंदर की हरकत ने, उसके अंदाज ने उसे हरासा कर डाला था। दिल की धड़कनें थीं कि थमने का नाम नहीं ले रही थी, जो सिकंदर हदीद के कानों में पहुंच के दम तोड़ रही थी। उसकी हालत बिन पानी के मछली की तरह हो रही थी, मगर सिकंदर हदीद को उसकी गैर होती हालत की परवाह ही कब थी। उन्हें तो सिर्फ खुद पे होने वाला जुल्म याद था। मुस्कान की हर कोशिश, हर आहुजारी नाकाम थी। वो जो उसकी आंखों में नमी नहीं देख सकता था, आज आंसुओं के बहते रेले ने भी उन्हें कमज़ोर नहीं किया था। सिकंदर हदीद उससे अपना हक वसूल कर चुके थे। उसके रोने बिलखने की परवाह किए बगैर वॉशरूम में जा बंद हुए थे। कुछ देर बाद फ्रेश होकर आए तो वह बेड के सेंटर में सर घुटनों में दिए वो हिचकियों से रो रही थी। बिलाखिर सिकंदर हदीद को उस पर तर्स के साथ साथ प्यार भी बहुत आया और वो उसके नज़दीक आकर बैठी। देखो मुस्कान, जो होना था वो हो गया। अब शाबाश, खड़ी हो, फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। उन्होंने नरमी से उसका झुका सर ऊपर उठाया। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। हुचकियों के दरमियान इन्हीं लफ्ज़ों की तकरार थी। मुस्कान, जिद मत करो। नहीं, मुझे डर लग रहा है। वो किसी मासूम और ज़िद्दी बच्चे की तरह उनका हाथ अपने कपकपाते हाथों में थाम के बोली थी। आंखों में दर्जा खौफो हरास ने सिकंदर हदीद को कुछ पल के लिए डगमगा ज़रूर दिया था, मगर उन्हें अभी अपने कदमों को रोकना था, मजबूती से खड़ा रहना था। हदीद, मुझे अपने साथ ही रख लेना। मैं यहीं इस घर में किसी कोने में पड़ी रहूंगी। उस पर जो अफ्ताद आन पड़ी थी उससे उसकी सोचने समझने की तमाम सलाहियतें जैसे मफलूज हो चुकी थी, जो कि वो खुद नहीं जानती थी कि क्या बोल रही है। नहीं मुस्कान, तुम्हारी जगह घर के किसी कोने में नहीं, मेरे दिल में है। उन्होंने बेख्तियार उसके बहते अश्कों को अपनी मजबूत उंगलियों की पोरों में जज़ब किया था। और अब तुम्हें किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे सिर्फ 3 माह का वक्त चाहिए। एक सेमिनार अटेंड कर लूँ, फिर इस घर से मैं तुम्हें हमेशा के लिए ले आऊँगा। उन्होंने उसका ठंडा यकबस्ता नाजुक सा मखरूती हाथ अपने हाथों में कैद किया था। मगर हदीद, वो घर में सब लोगों के चेहरे आंखों में गर्दिश करने लगे तो खौफ मज़ीद बढ़ने लगा। मेरी जान, कुछ नहीं होगा। उन्होंने बेख्तियार उसकी सद पेशानी पे अपने प्यार की मोहर सबत कर दी थी, जिस पर उसकी घनेरी लांबी पलकों का अश्क लरसता हुआ दहकते रुखसार पर आ गिरा था। मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊँगा हदीद। अगर आप नहीं आए तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मुस्कान, उन्होंने उसके हिलते शंगरफी लबों पर हाथ रखा था। खबरदार, जो तुमने अभी इतनी घटिया बात सोची भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ, बल्कि शायद मुझसे ज़्यादा चाहती हो तुम मुझे। और तुम्हारे
दिल में क्या है इसका भी मुझे इल्म है, मगर अपनी ज़बान से कहने का तुम्हें ज़रा हौसला नहीं। हमेशा तुम्हारी शर्म व हया और बुज़दिली आड़े आ जाती है, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह ये सब भी बहुत अजीज़ है। अपनी जान से ज़्यादा सिकंदर हदीद ने उसका खूबसूरत चेहरा अपनी हथेलियों के प्याले में भरा था और उसकी ब्लैक चमकती हुई आंखों में झांकने लगा था, जहाँ सिर्फ सिकंदर हदीद की तस्वीर आवेजा थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुस्कान को संभाला, उसे दिलासा दिया था, समझाया था कि कुछ दिनों की बात है, फिर हम साथ रहेंगे। कुछ ही घंटों बाद वो अपने घर में मौजूद थी, मगर एक यकसर बदली हुई मुस्कान जो शायद खुद से निगाह मिलाने के काबिल नहीं रही थी। वो जा चुका था अहदों पे माँ के वादे उम्मीदें दे के, अब जाने वो इंतज़ार की सूली पर कब तक चढ़ी रहती। ज़्यादी वाला दो भाइयों और उनकी फैमिली से आबाद था, जो कि आपस में एक दूसरे के लिए मोहब्बत जैसे जज्बात रखते थे। बड़े भाई सिराज जैदी के 3 बच्चे, हदीद, सिकंदर, जुनैद और फराज, जबकि छोटे भाई फरहाद जैदी को अल्लाह ने मन्नतों मुरादों से सिर्फ एक ही बेटी से नवाजा था, मुस्कान, जो कि अपने नाम की तरह शर्मीली और मासूम थी। घर के हर मकीन के दिल में वो बसती थी। सब ही उन पर जान लुटाते थे, मगर सिकंदर हदीद के लिए वो कुछ और ही मानी रखते थे। उसके नरम गम जज्बात मुस्कान के लिए बिल्कुल अलग थे। वो न्यूयॉर्क जाने से पहले मुस्कान को अपने नाम से मंसूब करना चाहता था, जिसका घर के हर फर्द ने एहतराम किया और दोनों को एक खूबसूरत बंदर में कैद कर दिया था। एजुकेशन मुकम्मल करके जब वो पाकिस्तान लौटा था, उसका एक जामिया में पढ़ाने का इरादा था, मगर ये इरादा उसका सिराज हदीद को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो चाहते थे कि उनका फैला हुआ बिजनेस वो संभाले, जिसका सिकंदर हदीद ने साफ इनकार कर दिया था। इसी ज़िदो अना में फ़ैसला ये हुआ कि सिकंदर हदीद जब तक उनकी बात नहीं मानेगा, उस घर के किसी फ़र्द से उसका रिश्ता नहीं रहेगा। वो घर के हर मकीन को सिराज हदीद का ये ज़ालिमाना फ़ैसला दहला कर रख गया था। सब ने किसी न किसी तरह दोनों को समझाने की कोशिश की, मगर कोई भी अपनी जगह से एक इंच हिलने को राज़ी न था। मजबूरन सिकंदर हदीद को ये घर छोड़ना पड़ा। हदीद, आपके पापा का फैसला इस पर आपका अमल ना करना, ये सब क्या है जान? क्यों आप दोनों सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं? फातिमा बेगम ममता से पुरजोर जज्बात से मजबूरन उसे आखिरी दफ़ा समझाने आई थी। मम्मी, पापा ने मेरे साथ बहुत गलत किया। कौन किसके साथ सही कर रहा है या गलत वो मैं नहीं जानती, मगर मुस्कान उसका कुछ सोचा है? मम्मी प्लीज़, मुस्कान, इस घर में आप लोगों के पास मेरी अमानत है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ तो उसे यहाँ से ले जाऊँगा। फिर किसी की भी मिन्नत, किसी की भी ज़िद उसे नहीं रोक सकी। वो चला गया सबको उदास करके। मुस्कान सबको सिकंदर हदीद के हवाले से और ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। भले वो अपनी फितरी शर्म और हया की वजह से किसी को कुछ ना कहती, मगर सबको मालूम था कि हदीद उसके मन के गुलशन में खिलने वाली पहली कली, धड़कते दिल की पहली धड़कन और महसूस की जाने वाली पहली खुशी है। वो घंटों बैठी उसके बारे में सोचती रहती थी। आज हदीद सिकंदर का क्लास में पहला दिन था। उसे जैसे ही क्लास में कदम रखा था, नज़र मुस्कान पर जा ठहरी, जो अपनी फ्रेंड से कुछ बोल रही थी। उसे उस बात की खुशी के साथ साथ हैरानगी भी बहुत थी। उसके एहतराम में सब स्टूडेंट्स खड़े हो गए थे, सिवाय उसके। सब बैठते और वो जानता था वो क्यों खड़ी रह गई है। उसे उम्मीद जो नहीं थी टीचर की हैसियत से उसे सामने पाकर, मगर हदीद सिकंदर ने बड़ी खूबसूरती से उसे इग्नोर किया और दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। उसे हमेशा अपना लबो लहजा उससे रूढ़ी रखा, क्योंकि वो किसी कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में नहीं आना चाहता था। उसके लिए भी यही बड़ी खुशी की बात थी कि वो रोज़ाना उसे अपने सामने देख सकता था, मगर उस रोज़ मुस्कान की 3 दिन की गैर हाजिरी ने बड़ी बुरी तरह हदीद को तपा डाला था। घर के हर फर्द के बारे में हाल अहवाल सब कुछ उसे पता चल रहा था, और ये सब उसे अपने छोटे भाई जुनैद से मालूम होता, क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में रहता था। मगर इत्तेफाक था कि वो भी 3 दिन से उसे कॉल नहीं कर रहा था। ये बात भी उसे बाद में मालूम हुई कि जुनैद किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर गया था। मुस्कान चौथे दिन जामिया आई थी। दिल में एक खुशी के साथ साथ उस पर गुस्सा भी बहुत आया था, और उसी गुस्से की पादाश में उसे पूरी तरह झड़क भी दिया था। उसके आंसू देखकर उसका दिल पूरी तरह दुखा था, और उससे पहले कि कोई जज्बा सर उठाता, मुस्कान को क्लास से ही निकाल दिया। रात को फ़ोन पर जुनैद से ही मालूम हुआ कि मुस्कान के पैर में मोच आ गई थी, तो उसे खुद पर बहुत अफसोस हुआ कि बिना वजह जाने से बुरी तरह सब स्टूडेंट्स के सामने डांट दिया। उससे अगले दिन जुनैद ने बड़ी परेशानी में कॉल की थी कि पापा को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है, जिस पर उन्होंने नहायत ही ज़ालिमाना फ़ैसला किया कि अगर हदीद अपनी जॉब नहीं छोड़ता तो उसे मुस्कान को डाइवोर्स देनी होगी, जिस पर हदीद का गुस्सा खून में रगों की तरह दौड़ने लगा। भला वो इस फैसले को कैसे मान लेता? वो लड़की जो सी नस नस में अमृत बन के दौड़ती थी, जिसम में रूह की तरह थी, कैसे उसे खुद से जुदा कर देता? और उसे गुस्से में वो इतना इंतहाई और इस गुस्से में वो इतना इंतहाई कदम उठा बैठा कि इस मासूम मुस्कान के बारे में भी उससे नहीं सोचा। वो लॉन्च में सोफे पर बैठी किसी गैर मरी नुक्ते को तक रही थी। वो सोचा चाहती थी, मगर सोचा जैसे सिर्फ एक नाम पर ही आकर ख़त्म हो जाती है, और वो नाम था हदीद सिकंदर। फातिमा बेगम जो जाने कब से खड़ी उसे देख रही थी। वो देख रही थी कि मुस्कान आजकल कुछ मुरझाई मुरझाई सी है, बिल्कुल चुप होकर रह गई है। वो ज़्यादा वाला में जो तूफ़ान आने वाला है, मुस्कान उससे बेखबर थी। मगर कब तक? यही सवाल तो है जो उन्हें दिन रात पल पल सताता था। मुस्कान नहायत मदम और शीरी लबो लहजे में फातिमा बेगम ने उसे पुकारा था। वो उसके पास आ बैठी थी। आप बड़ी मम्मी, आप कब आई? वो अपने ख्यालात से चौंकी।
जब आपने देखा उन्होंने मुस्कुरा के उसके सर पे हाथ रखा। क्या बात है मुस्कान, मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ आपको उलझी सी हैं, किसी चीज़ में ध्यान नहीं, दिन दिन ब दिन कमज़ोर हो रही हैं। मुझे बताइए बेटा, मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है। आपकी लहजे में प्यार और फ़िक्र था। क्या कुछ ना था? नहीं बड़ी मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं। अपनी चोरी पकड़े जाने पर वो बुरी तरह से खौफज़दा हुई। नहीं जान, कोई तो बात है जिससे हमारी शर्मीली सी मासूम बेटी को परेशान कर रखा है। अपनी बड़ी मम्मी से शेयर नहीं करोगी? उन्होंने उसकी ठोड़ी ऊपर की जो झुक सी गई थी। अब उन्हें क्या बताती कि आजकल वो किस कश्मकश में मुब्तला है। हदीद को यूनिवर्सिटी से गए 1 माह हो गया था, मगर अब तक कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। क्या सोच रही है मुस्कान? फातिमा बेगम बगौर उसका जायज़ा ले रही थी। उसके चेहरे के बदलते रंग उससे छुपे नहीं थे। कुछ नहीं बड़ी मम्मी, दरअसल मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं, बस और तो कोई बात नहीं। वो हौले से बोली और इससे पहले वो कुछ और पूछती वो खड़ी हो गई थी। इससे पहले कि वो 2 कदम आगे बढ़ाती, दोबारा से सोफ़े पर गिर सी गई थी। सर दोनों हाथों में थाम लिया था। फातिमा बेगम तो सही मानों में परेशान हो गई थी। जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया, मगर डॉक्टर ने जो खबर दी वो किसी बम धमाके से कम नहीं थी। घर का हर फर्द नासमझी के आलम में एक दूसरे को देख रहा था। मुस्कान प्रेग्नेंट है, ये बात किसी से हज़म नहीं हो रही थी, लेकिन फातिमा बेगम उनके लिए पे दर पे सदमात ठीक साबित नहीं होते। पहले हदीद सिकंदर की जुदाई, मुस्कान और हदीद की अलहदगी का फैसला, अब मुस्कान की प्रेगनेंसी की खबर ने उन्हें आईसीयू में पहुंचा डाला था। अगर भाभी जान को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी मुस्कान। ज़ोहरा बेगम मुस्कान पर एक जहरखन निगाह डालती आगे बढ़ी थी। वो तो खुद इस खबर से शौक थी और अभी वो उससे बास पुरस भी करती, मगर फातिमा बेगम की हालत ने उन्हें रोक दिया था। वो तो पीछे ही थी, बेटी को भी फरामोश कर बैठी थी। सबके सब अस्पताल में थे सिवाय मुस्कान के, जो अपने कमरे में बैठी ज़ारो कतार रो रही थी और हिचकियों में सिर्फ एक ही दुआ थी कि फातिमा बेगम की सेहतयाबी की। जुनैद मामी ठीक है ना? जुनैद ने बड़ी मुश्किल से हदीद सिकंदर को कॉल करके बुलवाया था। भैया दुआ कीजिए मम्मी को होश आ जाए। उसका लहजा भीगा हुआ था, हर कोई अपने अपने अंदाज में दुआ मांगने में मशगूल था। फराह हदीद के कंधे पर सर धरे रो रही थी। जब भी डॉक्टर ने फातिमा बेगम के होश में आने की नवीद सुनाई थी। चंद घंटों बाद वो रूम में शिफ्ट हो गई। आँख खुलने पर उन्हें अपने अतराफ में सब ही नजर आए। निगाह हदीद पर जा ठहरी तो तड़प के दोनों हाथ फैलाए वो फौरन करीब आया था। अपनी माँ को छोड़कर कहाँ चले गए थे? उन्होंने अपने कमज़ोर नहीं हाथों से उसका चेहरा थामा था। अब कहीं नहीं जाऊँगा मम्मी। हदीद सिकंदर को सिर्फ अपनी अजीज़ जान मम्मी की वजह से अपनी ज़िद, अपना बरसों का ख्वाब तोड़ना पड़ा। इसका मतलब है आप पापा की बात मान लेंगे ना? फराह खुशी से उसकी आंख पर चहकी। हाँ, मुझे पापा का फैसला मंजूर है, मैं कल ही रिज़ाइन कर दूंगा। नहीं हदीद, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, बल्कि मैं अपनी बेजा ज़िद तोड़ता हूँ। सिराज अदी को अपनी शरीक हयात को इस हालत में देखना बहुत दुख दे रहा था, और आज अगर वो यहाँ थी तो सिर्फ उनकी बेजा ज़िद की वजह से। उन्हें उनकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। जो जवान औलाद पर सख्ती बरतना ठीक नहीं था। हदीद, आपका शौक़ जुनून पढ़ाना ही है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप पढ़ाइए, बल्कि उसके लिए मैं आपको एक कोचिंग भी खुलवा दूंगा। सिराज जैदी और हदीद सिकंदर की सुलह दोस्ती से सबको बेहद खुशी हुई थी। भाभी, अब के रमज़ान हमारे लिए बहुत सी खुशियाँ लाया। हमारा बेटा घर आ गया। भाई साहब और सिकंदर में सुलह होगी। हमें अपने रब का शुक्रगुजार होना चाहिए। आने वाली ईद पर हम सब साथ होंगे। फरहाद जैदी ने हदीद को मोहब्बत से गले लगाया था। अच्छा भाभी जान, अब मैं घर चलती हूँ। मुस्कान घर पे अकेली है। चची जान के लहजे में कुछ ऐसा था कि वो चौंक के बगैर नहीं रह सका और इसके बारे में पूछ बैठा, जिस पर वो शर्मिंदगी से सर झुका गई थी और हकीकत उसे बता दी थी। अरे चची जान, ये तो खुशी की बात है। मम्मी ये ले, अब आप बहुत जल्द दादी बनने वाली हैं। हदीद सिकंदर के इस जुमले पर सब अंगश्ते बदंदा होकर रह गए थे और शायद उसने सब महसूस भी कर लिया था। आई एम सॉरी पापा, मुस्कान को मुझसे अलग करना चाहते थे और उसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मगर हदीद, मुस्कान तो बिल्कुल खामोश रही थी। मम्मी, आप जानती तो हैं आपकी चहेती बहू कितनी शर्मिली है। उसके जिक्र पर हदीद सिकंदर के चेहरे पर कौसो कज़ा के तमाम रंग खेलने लगे थे, जिसने वहाँ मौजूद सब लोगों को पुरसुकून कर दिया था। तो तय हुआ कि इस ईद पर हम ज़ोहरा और फरहाद से अपनी अमानत मुस्कान की रुखसती ले रहे हैं। सिराज जैदी ने मुस्कुराते हुए सबको देखा, जबकि फरहाद जुनैद ने यह होकर नारा लगाया था, हदीद अगर आप नहीं आए तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। हदीद सिकंदर के कानों में मुस्कान का ये जुमला गूंजा था और उसने घर पहुंचने में ज़रा भी देर नहीं की थी। हदीद की सांसों की डोर से मुस्कान की सांसें जुड़ी हुई थी, जिसे वो जोड़ते जोड़ते निढाल हो रही थी। मुस्कान, वो सर घुटनों में दिए हिचकियों में रो रही थी कि किसी की करीब से आती आवाज़ पर सर उठाने पर मजबूर किया। हदीद, वो चीखती हुई अपने से दूर खड़े हदीद सिकंदर के चौड़े कुशादा सीने से जा लगी थी। हदीद, आप कहाँ चले गए थे? वो उसकी हिचकियों ने हदीद सिकंदर की तेज़ होती धड़कन को मध्यम कर दिया था। उसकी सांसें थमने लगी थी। अब आ गया हूँ ना, कहीं ना जाने के लिए सरगोशी नहायत मध्यम थी। हदीद सिकंदर का एक हाथ अगर उसकी मरमरी कमर के गिर्द था तो दूसरे हाथ से वो उसका सर सहला रहा था। हदीद, वो बड़ी मम्मी, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। हाँ, मैं उन्हीं से मिलकर आ रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। वो उसकी ब्लैक चमकती आंखों में झांकने लगा। सच? मैं भी उनसे मिलूंगी? अभी तो आप फिलहाल उनके
सच, मैं अभी उनसे मिलूंगी। अभी तो आप फिलहाल उनके बेटे से मिलिए। उसके नाभि गुदाज लबों पर शरीर मुस्कुराहट थी। ओह, एहसास हुआ कि वो किस पोजीशन में है। जल्दी से पीछे होने लगी मगर गिरफ्त मजबूत थी। शर्मा हया ने उसे बिल्कुल गुलनार कर दिया था। मुस्कान के दिल की हालत ज़ेरो बम हो रही थी जिससे वो भरपूर लुत्फानंदोज हो रहा था। मुस्कान, अभी भी कुछ नहीं कहोगी? मुस्कान उसके संजीदा जुमले पर बड़े मुश्किल से पलकों की घनेरी बार उठा पाई थी। हदीज सिकंदर का संजीदा अंदाज, लबो लहजे पर वो उसे बगौर तकने लगी थी। निगाहों में सवाल था जो हदीज सिकंदर बखूबी पढ़ सकता था, इसलिए उसकी ब्लैक चमकती निगाहों में झुककर झांकने लगा। यही कि अगली ईद पर हमारा क्यूट सा होने वाला बेबी भी होगा, शरारती लहजे में कहा गया। ये जुमला मुस्कान को सटपटा गया था। निगाहों के साथ साथ गर्दन भी सजदा रेज थी। दिल की धड़कनों का शोर मजीद तेज हो गया था। जो हदीस सिकंदर बासानी सुन सकता था, उसकी गैर हालत पर वो एक जानदार कहका लगा बैठा था और मुस्कान को बेवकूफ़ लड़की कहता उसे अपने अंदर समो लिया था। मुस्कान ने असुदा होकर आंखों को बंद कर लिया, जिसके सपने पूरे होने लगे थे। इसके साथ ही इस नावल का अख्ताम होता है। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।